रात को डिनर के वक्त रियांश आता है। पूरा परिवार साथ बैठा था। स्मृति रियांश से एक दूसरे के अगल बगल ही बैठे थे। रियांश, स्मृति, हमने तुम दोनों के लिए कुछ प्लान किया है, उद्विता जी बोली। दोनों उन्हें देखने लगे। क्या माँ? स्मृति बोली। वही जो सुबह मैं तुम्हें बताने वाली थी, ऋचा बोली। जो भी हो, कुछ फालतू ना हो बस। रियांश किसी की तरफ देखे बिना बोला। स्मृति के अलावा सब उसे घूर कर देखने लगे। क्या? घूर क्यों रहे हो आप सब? रियाज हड़बड़ाते हुए बोला। शुरू हो गया फिर इसका। आशीष से रिलाता हुआ बोला। रियाज, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें तू फालतू नहीं समझता? अभिजीत ने पूछा। गलत सवाल कर लिया तुमने अभी। इसका जवाब तो रियाज भी ना दे पाए। छवि ने कहा। मेरे कहने का मतलब था कि अगर आप सबने हमारे लिए कुछ प्लान किया है तो वो बस ठीक हो, मुझे अच्छा लगे। लेकिन मेरे और स्मृति, हम दोनों के लिए है तो मेरी अंतरात्मा कह रही है कि ठीक नहीं है। रियांश ने कहा। देखा माँ, आपने इसके लिए कुछ सोचा और इसकी अंतरात्मा आपको गलत बता रही है। आशीष मुनमुनाया। मैंने माँ को कब गलत कहा? रियांश बोला। सोचा तो माँ ने ही है ना। इसका मतलब उन्होंने गलत सोचा तेरे लिए। अभिजीत ने कहा। क्या आप सब भी? स्मृति, आर यू श्योर? तुम इसी से प्यार करती हो? मतलब इस लड़के से? इससे कोई प्यार करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं कह रहा हूँ तुम्हें, इसे पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा। रियांश को ना, सिर्फ श्वेता जैसी पागल लड़की ही डिजर्व करती है, वो भी यहाँ इस घर में नहीं, यहाँ से कहीं दूर। आशीष ने कहा। जब कोई ऐसा अनजाना सच बोलता, दोनों चौंक पड़ते। पर और किसी को क्या मालूम। बस करो, सब मेरे अकेले बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं। मैंने तो अभी कोई बात ही नहीं की और तुम सब शुरू हो गए। उद्भिता जी बोली। हाँ माँ, इन्हें तो दिखता ही नहीं कि स्मृति की वजह से वो श्वेता इस घर में नहीं आ सकी। रियांश, तुमने ना बहुत अच्छा किया शादी करके, वरना उस लड़की को पता चल जाता कि तुम स्मृति से शादी कर रहे हो तो वो उसे भी रुकवाने के लिए कलेश करती। षड्यंत्र रचने में तो माहिर है। छवि बोली। स्मृति सिर झुकाए बैठी थी और रियांश भी कुछ नहीं कहता। ऐसे कैसे श्वेता आती? भगवान की मर्जी थी कि स्मृति इस घर की बहू बने, इसलिए उन्होंने इसे रियांश की जिंदगी में भेजा। कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, सबके पीछे वजह होती है। ऋचा ने कहा। सो तो है, वरना बुरा तो मुझे भी लगा था जब रियांश ने ऐसा किया, लेकिन अब देखता हूँ कि जो भी हुआ ठीक ही हुआ। अभिजीत कड़वाहट से बोला। उसका मन उचट गया था श्वेता से। हम उस लड़की की बातें कर ही क्यों रहे हैं? मन खराब हो जाता है। आशीष बोला। ओह, तो शुरू किसने किया? तुम ही तो कह रहे थे अभी कि रियांश को सिर्फ श्वेता रिजर्व करती है। ऋचा मुंह बनाते हुए बोली। मैं बस बता रहा था यार। रहने भी दो, उद्विता जी बोली। अब हम असल मुद्दे पर आते हैं। रियांश, स्मृति, मैंने तुम दोनों के लिए हनीमून के लिए टिकट्स बुक कराई हैं, कश्मीर की। उद्विता जी के मुंह से यह सुनकर दोनों चौंक गए। रियाज तो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे सामने दुनिया का आठवां अजूबा हो। उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उद्विता जी उसके चेहरे के भाव को देखकर कुछ कुछ समझ जाती हैं। ऐसे क्या देख रहा है? जानती हूँ तू तो कभी ये सब करेगा नहीं, इसलिए मैंने किया। तुझे शर्म नहीं आती खुद पर? तू उसका पति है, फिर भी मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अब तेरी जिम्मेदारियां सिर्फ ऑफिस तक नहीं है, बल्कि उन जिम्मेदारियों में स्मृति सबसे ऊपर है। वो तेरे लिए यहाँ सब अपना छोड़कर आई है और तू है कि उसे कभी समय ही नहीं देता। तू एक अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन एक अच्छा पति भी तो बन। अभी तुम दोनों को एक दूसरे को प्रायोरिटी देनी चाहिए। कैसे दिन आ गए हैं कि मुझे ये सब समझाना पड़ रहा है? मेरे ये दोनों नालायक बच्चे तो इतने बेचैन थे कि शादी के 2 दिन बाद ही हनीमून मनाने निकल गए, और एक तू है जिसे बताना पड़ रहा है कि हनीमून भी होता है। मैं 2-3 दिनों से सोच रही थी कि तू खुद इस बारे में कहेगा, लेकिन भूल गई थी। तू तो रियांश है ना, हर काम अपने हिसाब से करने वाला। बस ऑफिस जा, काम कर, घर आ, सो जा, और रात को जो समय है स्मृति के हिस्से की, उसमें भी तू ऑफिस का ही काम कर। प्रेजेंटेशन तैयार कर और बिजनेस ट्रिप पर जा। अगर इतना ही प्यार था अपने काम से तो अपने किसी एम्प्लॉय से ही शादी कर लेता। और वो भी तो है, क्या नाम है, उद्भिता जी सोचती हुई बोली। हाँ, नैतिक। ऑफिस भी उसी के साथ, और घर आने के बाद फोन पर भी वही। सौतन बनाकर रख दिया है उसे स्मृति का।
माँ क्या कह रही हो? हम काम की बात। चुप, कुछ मत बोल। उर्मिता जी ने उसे चुप करा दिया। बिजनेस तो तेरा प्रोफेशन है, लेकिन अपनी जिंदगी भी तो जी। क्यों अपने साथ साथ इस बेचारी की भी जिंदगी खराब कर रहा है? अब ऑफिस का बहुत हो गया, अपने लाइफ का भी मीटिंग रखो, उसकी भी प्रेजेंटेशन तैयार करो। बच्चे छत तोड़कर आसमान से थोड़ी ना गिरेंगे। उद्विता जी ने रियांश को खरी खोटी सुनाई। बाकी सब तो उनका मुंह ही देखते रहे थे। स्मृति उनकी बातें सुनकर शर्म से गड़ी जा रही थी। अच्छी क्लास ली है आपने, ऋचा बोली। तो तय रहा, तू जाएगा। आशीष इन दोनों की टिकट्स लाकर दे देना, उद्विता जी बोली। माँ, लेकिन सच में बहुत काम है, रियांश परेशानी से बोला। मैं देख लूंगा, तू जाकर मजे कर, आशीष ने कहा। अब तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व, और वैसे भी सिर्फ एक हफ्ते ही की तो बात है। माँ ने पहले ही कम दिनों की प्लानिंग की है, छवि ने कहा। जाना कब है? रियाज बेमन से बोला। 3 दिन बाद। तब तक अपने कुछ काम निपटा लेना, उद्विता जी ने कहा। थोड़ी देर के लिए वहां सब शांत हो गया। माँ, एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो, स्मृति बोली। सब उसे देखते हैं। हाँ बोलो। अब आपने हमारे लिए इतना किया है तो हम जाएंगे ही, लेकिन मैं चाहती थी कि हमारे साथ छवि और अभिजीत भाई भी चलें, अगर आपको एतराज ना हो तो, स्मृति हिचकिचाते हुए बोली। छवि और अभिजीत दोनों से देखने लगे। स्मृति, ये तुम्हारे और रियांश के एंजॉय करने के लिए किया गया है, हमारा क्या काम? अभिजीत प्यार से बोला। हाँ, अभी सही कह रहा है, मुझे घूमना पसंद है, लेकिन इतनी स्टूपिड भी नहीं हूँ कि तुम दोनों के हनीमून डेस्टिनेशन पर मैं जाऊं। ये तुम्हारा प्राइवेट टाइम है, इसलिए हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तुमने सोचा वही काफी है, छवि मुस्कुराते हुए बोली। इसमें इंटरफेयर करने वाली कोई बात नहीं है, हम घूमने ही तो जा रहे हैं ना। और छवि अब मेरी दोस्त भी है, इसलिए मुझे अच्छा लगेगा अगर वो साथ चलेगी तो, स्मृति ने कहा। रेहान चुपचाप बैठा सुन रहा था। वैसे भी इन दिनों उसकी नहीं चल रही थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था कहना मुश्किल है। नहीं स्मृति, हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं? मैं चाहती हूँ, और रियांश भी चाहता है। उसने मुझे थोड़ी देर पहले धीरे से कहा भी। सब चौंक जाते हैं। रियांश स्मृति को नासमझ वाले भाव से देखता है। भला उसने ऐसा कब कहा? क्यों रियांश, तुम नहीं चाहते हो कि अभिजीत भाई और छवि भी हमारे साथ चलें? स्मृति उसकी ओर मुड़ती हुई मासूमियत से बोली। रियांश एक पल को समझ ही नहीं पाता कि क्या कहे। हाँ, अगर आप चाहो तो चल सकते हो, वो बेमन से बोला। लेकिन फिर भी अभिजीत बोलने को हुआ कि स्मृति उसकी बात काटती हुई बोली। क्या फिर भी? अब तो आपको ग्रीन सिग्नल मिल गई ना, चलिए भी, मैं बोर हो जाऊंगी वहां जाकर, स्मृति ने कहा। समझने की कोशिश करो, मुझे अच्छा लगा कि तुमने हमारे बारे में सोचा, पर अगर इतना कह रही है तो चले क्यों नहीं जाते, उद्विता जी ने कहा। स्मृति उनकी बात सुनकर मुस्कुराती है। माँ, आप भी, छवि बोली। क्या आप भी? तुम्हें घूमना नहीं पसंद? इतने नखरे क्यों कर रहे हो? अभी मौका है तो चले जाओ, वरना बाद में नहीं जाने दूंगी, उद्विता जी झूठे गुस्से से बोली। और कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, सोचो तो कितना मजा आएगा, ऋचा बोली। हाँ, मजा तो बहुत आएगा। ठीक है, अब इतना आप सब कह रहे हैं तो मैं तैयार हूँ। अभी नहीं जाएगा, तभी जाऊंगी, छवि खुशी से बोली। बड़ी जल्दी पलट गई अपनी बात से। अभी तो कह रही थी नहीं जाना है, अभिजीत ने कहा। हाँ, तो थोड़ा दिखाने के लिए करना पड़ता है ये सब। मन तो मेरा भी था, छवि अपनी एक आंख दबाती हुई बोली। उसकी बात सुन रियाज के अलावा सब हंस पड़ते हैं। रात हो गई थी। उस सूनी कच्चे रास्ते पर शिवम खड़ा अपनी नजरों से कुछ टटोलने की कोशिश कर रहा था, जो कि व्यर्थ ही था। आज वह अपने काम से जल्दी फ्री हो यहाँ स्मृति की तलाश में आया था। आना तो उसे कल ही था, मगर कुछ जरूरी काम से नहीं आ सका। उसने हर तरफ देखा कि कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जो स्मृति का हो, या उसके यहाँ होने का वास्तविक प्रमाण भी मिल सके। लेकिन पेड़ पौधा, मिट्टी और काली अंधेरी रात को छोड़कर कुछ न मिला। अजीब सी मनहूसियत छाई थी वहां। बहुत देर तलाश करने के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा तो वो जाने लगा। शिवम अपने कार तक पहुंचा ही था कि उसका फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर नजर डाली तो मिसका थी। हेलो शिवम। हाँ बोलो, मैं ही हूँ। स्मृति का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं।
क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक बात कहनी थी स्मृति के बारे में। हाँ, उसी से रिलेटेड है। क्या? जल्दी जल्दी बोल। अगर मैं कहूँ मैंने उसे देखा तो तुम यकीन करोगे? व्हाट? शिवम अविश्वास से बोला। कहाँ देखा तुमने उसे? क्या बताऊँ, समझ ही नहीं आ रहा। मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ। तूने देखा था ना उसे? हाँ, देखा था। वही थी, और कुछ अलग सी। क्या? साफ साफ बताओ, कहाँ दिखी? शिवम, मैं तान्या के साथ बाहर आई थी, कुछ काम से। जो फेमस सनसेट पॉइंट है यहाँ का, वहीं मैं खड़ी तान्या के साथ कुछ फोटोज और वीडियोस बना रही थी। और तभी मैंने उसे किसी लड़के के साथ देखा। लड़के के साथ? कौन था? एंड यू वाट बिलीव, आगे क्या हुआ? स्मृति ने शादी कर ली है शायद। ओ गॉड, क्या बोल रही हो? दिमाग तो ठीक है? मैं सच बोल रही हूँ। वही थी। और मिस्का जैसे जैसे उस सब उसे बताती जाती है, वैसे वैसे शिवम की आंखें हैरानी से फैल रही थी। और उसके बाद वो एक वाइट कार में बैठकर चली गई। शिवम अपना एक हाथ से माथा पकड़ लेता है। रिलैक्स। मुझे भी तब ऐसे ही फील हुआ था। कम डाउन। व्हाट रिलैक्स? हम यहाँ परेशान हुए जा रहे हैं। और वो है कि, एक मिनट, तुमने पिक्चर्स ली थी वहां, राइट? तो वो उस पिक नहीं है। मैं जब कल आई तभी छान मारी, कहीं नहीं दिखी। शिवम फिर परेशान हो गया। उसका मन मानने को तैयार ही नहीं था कि स्मृति ऐसा कुछ भी कर सकती है। तुम वो सारी फोटोज मुझे सेंड करो, मैं भी देखता हूँ। बेकार है, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए कर दूंगी। हाँ चल ठीक है, अब रखती हूँ। मिसका, एक सेकेंड। हाँ? तुझे लगता है कि स्मृति ऐसा करेगी? या क्यों करेगी? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अचानक कहीं चले जाना, फिर चिट्ठी लिखना। शिवम गंभीरता से बोला। कुछ देर मिसका खामोश रही, फिर बोली। वो जैसी शख्सियत है, कुछ भी कहना मुश्किल है। मैं खुद हैरान हूँ, और मुझे उसके बारे में जानना है। कल रात में ढंग से सो नहीं पाई। कितना अजीब सा रिश्ता है ना हम सबका। उसके जाने से माँ भी परेशान है। तुम भी ढूंढ रहे हो। और मैं, बोलते हुए मिसका रुक गई। ठीक है, रखती हूँ, बाय। बाय। शिवम अपना चकराया सिर लेकर वहां से चला गया। पर काश एक बार वो उस खाई के पास भी चला गया होता, जो उससे बस थोड़ी दूरी पर थी। वहां स्मृति की क्षतिग्रस्त कार अभी भी पड़ी हुई थी, जो थोड़ी मशक्कत के बाद देखी जाती। तुमने ये क्यों कहा कि मैं अभिजीत और छवि भाभी को साथ ले जाना चाहता हूँ? रियान सोफे पर लेटे लेटे हुए ही बोला। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अकेले नहीं जाना चाहती थी। छवि रहेगी तो मुझे कंपनी मिल जाएगी। स्मृति भी बिस्तर में दुब के ही बोली। अकेले मेरे साथ नहीं जाने से क्या मतलब? रियान उठकर बैठता हुआ बोला। बस ऐसे ही, काफी ऑड लग रहा था हनीमून का नाम सुनकर। अगर तुम मेरे साथ अकेले भी आती तो मैं कुछ गलत नहीं करता, और ना ही हनीमून मनाता। अगर इतनी दुनिया मिटाने की तलब होती तो इस सोफे पर नहीं सो रहा होता। अचानक रियांश के मुंह से निकल गया। स्मृति उसे देखने लगी। रियांश जेब जाता है। तो मुझे गलत समझ रही हो? नहीं, मुझे नहीं पता है। ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि छवि ने मेरी बहुत मदद की थी, तो सोचा बदले में उसके लिए कुछ तो करूं। उसने नजर चुराते हुए कहा। क्या फर्क पड़ता है, एक दिन तुम यहाँ से चली ही जाओगी। रियांश बोला। हाँ, चली जाऊंगी, पता है। स्मृति कुछ उदासी से बोली। एक बात कहूँ, तुम्हारी फैमिली सच में बहुत अच्छी है, स्मृति ने कहा और आंखें बंद कर ली। रियाज भी वापस लेट जाता है और एक बार सो रही स्मृति को देखता है। अभी तक वह स्मृति के लिए कुछ भी महसूस नहीं करता था। सुबह सुबह ही शिवम लिविंग रूम में बैठा अपने फोन में कुछ ढूंढ रहा था। ये वही सारी पिक्चर्स थी जो मिस्का ने भेजी थी। वो हर एक फोटो को बारीकी से देख रहा था, कहीं कुछ छूट ना जाए। बहुत देर सर खपाने के बाद भी उसे कुछ पता ना चला। स्मृति उन फोटोज में कहीं नहीं थी। तभी कुछ दिखा। शिवम ने आंखें सिकोड़ी। वो अपनी आंखें बंद कर कुछ याद करने लगा। वो जल्दी से मिस्का को कॉल करता है। हेलो, क्या है? आज शादी का दिन है और मैं बहुत बिजी हूँ। मिस्का फोन की दूसरी तरफ से बोली। वो छोड़, पहले ये बता, जिस कार में स्मृति बैठकर गई थी वो वाइट ही थी ना? हाँ। और कुछ नहीं याद? उसका मॉडल? एक सेकेंड, याद आया, वो एक वाइट मर्सिडीज बेंज थी। हाँ, यह सुनकर शिवम के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
यस बोलकर उसने हवा में मुक्का मारा। क्या हुआ? बहुत बड़ा क्लू हाथ लगा है। एक फोटो में वो मर्सिडीज बेंज दिख रही है, तो सिर्फ उससे क्या हो जाएगा? अबे डफर, उसमें उस कार की नंबर प्लेट भी तो है। मैं उससे पता लगवा लूंगा वो कार किसकी है और कहाँ है। दैट्स ग्रेट। मैंने तो देखा ही नहीं, इसलिए तो मुझे दिखा। चल ठीक है, अमित सेठ को बताना होगा इस बारे में। वही कुछ करेंगे। बोलकर उसने फोन कट किया। इतनी जानकारी काफी है शिवम के लिए, वो भी तब जब उसके साथ अमित सेठ जैसा एजेंट हो। 3 दिन कैसे हवा की तरह बीत गए पता ही नहीं चला। इन 3 दिनों में कुछ भी खास नहीं हुआ, सिवाय एक चीज के कि स्मृति को सब और प्यार करने लगे थे, और वो भी रियांस फैमिली के साथ खुश थी। वो दिन भी आ गया जब उन्हें कश्मीर जाना था। छवि और रियांश भी साथ जा रहे थे। रियांश स्मृति से बहुत कम ही बोलता था, लेकिन स्मृति को उससे एक आकर्षण सा हो गया था। कभी कभी रियांश को नजरें बचाकर देख लिया करती थी। शायद उसे वो अब अच्छा लगने लगा था। प्यार करने के लिए एक पल ही काफी होता है, और यहाँ तो स्मृति उसके साथ उसी के कमरे में इतने दिन से रह रही थी, जबकि रियांश इन सभी भावनाओं से अनजान था। कश्मीर की वादियों की बात ही कुछ और है। यहाँ का प्रत्येक दृश्य मनमोहक है। शायद इसीलिए इसे धरती पर स्वर्ग कहते हैं। स्मृति और रियांश की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। उन्हें सी ऑफ करने नैतिक एयरपोर्ट आया था। असल में वो रियांश का जायजा लेना चाहता था कि रियांश का मूड देख वो समझ गया अगर यहाँ स्मृति और बाकी लोग नहीं होते तो वह पक्का उसे कूट डालता। 2 घंटे के सफर के बाद फ्लाइट लैंड करने वाली थी। वहां के सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ों और झीलों का नज़ारा स्मृति भी देख सकती थी। स्मृति विंडो सीट के पास बैठी थी। उसकी नजरें बस बाहर फिसलते नज़ारे को देख रही थी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। प्रकृति तो ऐसी सुंदर बला है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। नेचर से ज्यादा खूबसूरत क्या होगा? स्मृति अपना सिर टिका, यादों के गोते लगाने लगी। उसे याद आया जब वो अपने पापा के साथ यहाँ आई थी। उन्होंने ही उसे स्कीइंग करना सिखाया। तब वो 13-14 साल की रही थी। किसने सोचा था वो फिर उसी जगह लौट कर आएगी? फर्क कितना है, तब वह अपने पापा के साथ आई थी और आज रियांश के साथ। कुछ ही देर में फ्लैट लैंड हो गई। चारों एयरपोर्ट से अपना लगेज ले बाहर निकल कर आते हैं। चलो अब टैक्सी करें, छवि बोली। जरूरत नहीं है, यहाँ रेंट पर भी कार भी मिलती है। मेरा एक फ्रेंड यहीं रहता है, उसने कहा हम सब उसके फार्म हाउस पर स्टे कर सकते हैं। उसका ड्राइवर कार लाता ही होगा। मेरी बात हुई थी, अभिजीत बोला। दैट्स गुड, स्मृति बोली और रियांश को देखा। उसके चेहरे पर 12 बजे थे, कोई भाव नहीं। वो अच्छे से जानती थी कि रियांश का आने का बिल्कुल मन नहीं था, पर उसे जरूर मजा आ रहा था। कितने समय बाद अपने उबाऊ जिंदगी में उसने खुशी के पल महसूस किए थे। ऐसे ही थोड़ी जाया करती। स्मृति यहाँ आकर पूरा आनंद उठाना चाह रही थी। कुछ ही देर में वहां एक कार आई। ड्राइवर बाहर निकल सबका अभिवादन करता है। उसने सारा सामान रख सभी को अंदर बिठाया। पीछे स्मृति और छवि थी। आशीष आगे बैठ गया। रियांश के लिए जगह ही नहीं बची। मैं कहाँ बैठूं? रियांश बोला। सर पीछे 3 लोग आ जाएंगे, आप एडजस्ट कर लीजिए, ड्राइवर सजनता से बोला। रियांश खड़ा बस पिछली सीट पर देख रहा था। हाँ बैठने की जगह तो थी, लेकिन स्मृति। रियांश क्या हुआ? बैठना, स्मृति के पास, अभिजीत ने कहा। स्मृति धीरे से खिसक कर बीच में आ गई ताकि रियांश भी आ सके। ना चाहते हुए भी वो वहीं बैठ गया। छवि धीरे से मुस्कुराती है। कार निकल चली अपनी रफ्तार से। रियांश और स्मृति बहुत करीब थे। स्मृति खुद को बहुत असहज पा रही थी। वहीं रियांश खिड़की से सिर्फ बाहर कहीं देख रहा था। उसे काफी अजीब लग रहा था। वो बार बार उसे दूरी बनाने की कोशिश करता, लेकिन उनके बीच कुछ इंच की ही जगह होगी। क्या कर रहे हो रियांश? अब जरा से भी खिसके ना तो सीधे कार से बाहर गिरोगे, छवि उसे देख बोली। अभिजीत भी रियर व्यू मिरर से देख हंसा। इतना भी क्या गवार, पत्नी है वो तुम्हारी, बी कंफर्टेबल, अभिजीत ने कहा। स्मृति झेप जाती है। रियांश कुछ नहीं बोला। 1 घंटे के ड्राइव के बाद कार एक छोटे से फार्म हाउस पर रुकी। रियांश तुरंत बाहर निकल जाता है, जैसे अंदर सांस ही नहीं आ रही थी। उसने गहरी सांस ली। तू अस्थमा का पेशेंट है क्या? अभिजीत बाहर आता हुआ बोला। नहीं तो,
तो अंदर तेरा दम क्यों घुट रहा था? अभिजीत बोलकर हंसा। रियाज उसकी बात से चिढ़ जाता है। सर, ये रही कार की चाबी और यह फार्म हाउस की। अंदर साफ सफाई का काम हो चुका है। अगर कुछ जरूरी हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। ड्राइवर एक कार्ड बढ़ाता हुआ बोला। ओके थैंक्स, चलता हूँ, बोलकर ड्राइवर ने अपनी बाइक स्टार्ट की और चला गया। चलो भाई, सामान उठाने में मदद करो, अभिजीत ध्यान से बोला। भाई मैं करती हूँ, बोलकर स्मृति आगे बढ़ी। तुम क्यों, रियांश है ना, वो कर देगा। रियांश इधर आ, अभिजीत ने कहा। रियांश मुनमुनाता हुआ उसके पास आया। स्मृति चलो हम अंदर चलते हैं, छवि बोली। दोनों फार्म हाउस का डोर खोल अंदर जाती हैं। पूरे घर में वुड फ्लोरिंग की गई थी। उसकी सीलिंग भी हाई थी और साथ ही बहुत सारी छोटी छोटी खिड़कियां। अन्य कश्मीरी घरों की तरह उसमें भी वही छाप नजर आ रही थी। स्मृति और छवि पूरा घर घूम घूम कर देखे जा रही थी। वाह, यहाँ पर तो फायर प्लेस भी है, छवि एक जगह देखते हुए बोली। सर्दियों में फायर प्लेस के पास बैठने की बात ही कुछ और होती है, स्मृति बोली। हाँ वो भी, किसी अपनी की बाहों में बाहें डालकर, छवि उसे हल्का सा धकेलते हुए बोली। लगता है तुम्हें एक्सपीरियंस है इसका। स्मृति ने उसकी बात उसी पर फेंकी, जबकि छवि ने उसके लिए कहा था। क्यों, तुम्हें नहीं? छवि बोली। मैं कहाँ यार, अभी तो मासूम बच्ची हूँ, और हनीमून पर तो पहले आप आए थे, इसलिए आपने इस फायर प्लेस के पास बैठकर एंजॉय जरूर किया होगा। स्मृति टेबल पर से एक शोपीस उठाकर देखती हुई बोली। ओहो, क्या बात है, क्या बात। वैसे इस बार हनीमून पर तुम भी आई हो, और रियांश भी। छवि उसके बेहद करीब जाकर शरारत से बोली। स्मृति के हाथ से शोपीस छूटकर नीचे गिर गया। हड़बड़ाहट में वो उठाने के लिए नीचे झुकती है। उसे दो जोड़ी पैर दिखते हैं। छवि ने आगे कहा। रियांश की बाहों में तुम भी एंजॉय करना, फायर प्लेस से ज्यादा वो तुम्हें हिट देगा। एंड फिर बेडरूम तो है ही, तुम दोनों वहां भी रोमांस कर सकते हो। और अगर, बोलते हुए पीछे पलटी तो उसकी आवाज ही गुम हो गई। सामने रियाज खड़ा था। अभिजीत अपनी हंसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। स्मृति शोपीस रख इधर उधर देखने लगती है। मैं अभी आया, अभिजीत हंसता हुआ चला गया। मैं भी अभी आई, बोलकर छवि भाग गई। रियाज और स्मृति दोनों खामोशी से खड़े थे और कुछ पल यूं ही बीते। हूँ, मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ जो बिना शादी किए ही अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर आया हूँ। रियाज थोड़े गुस्से से बोला। स्मृति कुछ नहीं कहती। तुम्हें मजा तो आ रहा है ना यहाँ कश्मीर आकर? रियाज तंज कसता हुआ बोला। स्मृति हैरानी से उसे देखती है। ओ, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं, स्मृति बोली। क्यों, कुछ गलत कह रहा हूँ? रियाज ने कहा। नहीं, सही कह रहे हो, क्योंकि मजा तो मुझे आ रहा है, लेकिन ये मेरा आइडिया नहीं था। इतना तो तुम जानते होगे ना, स्मृति बोली। रियाज चुपचाप खड़ा। मुझे खुद कुछ पता नहीं था, और वैसे भी मुझसे ज्यादा ये फैमिली तुम्हारी है ना, तो तुम्हें तो पहले से मालूम होना चाहिए था। मैं तो इस फैमिली का हिस्सा भी नहीं, मतलब एक दिन चली ही जाऊंगी, स्मृति बोली, और वहां से चली गई। रियाज उसे जाता देख रहा था। आजकल कोई मेरी सुन ही नहीं रहा, सब बस सुनाए जा रहे हैं। रियाज ने अपना सिर हिलाया। रात का वक्त, पहाड़ी क्षेत्रों में रात का एहसास जल्दी हो जाता है। चारों लिविंग रूम में बैठे थे और अपना गरम गरम कश्मीरी राजमा खा रहे थे, जो बाहर से ऑर्डर किया था। आज आराम कर लेते हैं, कल से अपना कश्मीर टूर चालू होगा, अभिजीत ने कहा। मैंने लिस्ट बना ली है यहाँ घूमने की, छवि बोली। हाँ हाँ, घूमने में तो तुम्हारा जवाब नहीं। स्मृति, तुमने कोई लिस्ट बनाया है या नहीं? अभिजीत बोला। अभी तक तो नहीं, कश्मीर के तो कोने कोने में खूबसूरती बसी हुई है। वैसे मैंने ना स्कीइंग करने के बारे में सोचा है, स्मृति ने कहा। ओह वाह, स्कीइंग सच में बहुत मजेदार है, लेकिन मुझे नहीं आती, अभिजीत हाथ खड़े कर बोला। मुझे भी नहीं, छवि दुखी हो बोली। बट नो प्रॉब्लम, रियाज स्कीइंग करना जानता है, तुम उसके साथ एंजॉय करना, अभिजीत रियाज को देखता हुआ बोला। रियाज सबको देखता है, लेकिन कहता कुछ नहीं है। आपको पता है, स्कीइंग मेरे पापा ने मुझे सिखाई, वो भी यहीं कश्मीर में। यह उनका अनमोल तोहफा है मेरे लिए, स्मृति भावपूर्ण बोली। डोंट बी सैड, हम सब तुम्हारी फैमिली हैं, और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देंगे, अभिजीत समझाता हुआ बोला। उसकी बात सुनकर रियाज को अच्छा लगता है,
स्मृति मुस्कुराती है। इस राजमय का तो कोई जवाब नहीं। छवि बोली, तुम तो बस खा खा कर मोटी ही हुए जाओ। अभिजीत माहौल को हल्का करता हुआ बोला, और तुम क्या किसी सांड से कम हो? छवि गुस्से में बोली। स्मृति को हंसी आ गई। रियाज भी थोड़ा सा मुस्कुराता है। चलो, मैं तो सांड हूँ, लेकिन तुम भी किसी भैंस से कम नहीं। रास्ते में अगर भैंस मिल जाए तो तुम में और उसमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अभिजीत ने कहा, यूं तब तो पीछे पड़े थे मुझसे शादी करने के लिए। क्या कहते थे? पलकों पर बिठाऊंगा। छवि अपना खाना टेबल पर रख बोली, हाँ तो तब कहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम्हें बैठाने में पलक ही टूट जाएगी। किसी सुमो पहलवान से कम नहीं हो। अभिजीत मजे से बोला, देखो अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम हो सुमो पहलवान। देखो इन दोनों को। रियाज कुछ भी नहीं कह रहा, बल्कि शांति से बैठा खाना खा रहा है। यह भी तो इंसान ही है ना? छवि ने कहा। रियाज, वो तो हमेशा साइलेंट मोड पर रहता है। उसकी क्या बात कर रही हो? अभिजीत बोला, तो क्या करूं? अब जरा सा खाना भी ना खाऊं? खाओ, लेकिन थोड़ा कम। स्मृति तो तब से थोड़ा सा ही खा रही है, जबकि तुम 2 बार ले चुकी हो। हाँ, क्योंकि उसे रियाज के साथ बेडरूम में जाना है। ज्यादा खाकर जाएगी तो वोमिटिंग आ सकती है। बोलकर छवि ने आंखें भींच ली। उसे पता ही नहीं चला वो क्या बोल गई। उन दोनों ने खाना रोककर उसे देखा। रियाज का मन अब किसी पहाड़ी से कूदने का कर रहा था। इतनी बेइज्जती, वो भी बड़े भाई के सामने। तो वही हाल स्मृति का था। उसे भी काफी झेप हो रही थी। सब तुम्हारी वजह से। देखो तुमने मुझसे क्या बुलवा दिया, कहकर छवि सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। मैं क्या? अभिजीत भी उसके पीछे लपका। एक बार फिर रियाज और स्मृति अकेले बचे, और वही खामोशी। अपना खाना खत्म कर स्मृति धीरे से उठी और कमरे की ओर चली गई। रियाज बाहर निकल आया। बाहर मौसम ठंडा था और हल्की सी धुंध भी छाई थी। इस ठंड भरे माहौल में भी बस सिर्फ एक टी शर्ट पहने हुए था। वो बस एकटक पहाड़ों के कहीं पार देख रहा था। वहां पर बहुत से घर बने हुए थे, जो दूरी की वजह से छोटे छोटे नजर आ रहे थे। उन घरों से लाइट की हल्की रोशनी आ रही थी। रियाज अपना फोन निकाल किसी को कॉल करता है। हेलो, रियाज कैसा है? नैतिक चहकता हुआ बोला। नहीं, ठीक हूँ। तू कैसा है? रियाज दांत पीसते हुए बोला। मैं तो मजे में हूँ। बारिश हो रही है और हॉट कॉफी पी रहा हूँ। हाँ, मेरी जिंदगी झंड कर आराम से जी। क्यों भाई, एंजॉय नहीं कर रहा? तू तो कश्मीर गया है ना हनीमून मनाने? नैतिक अपनी हंसी दबाता हुआ बोला। अबे साले, यहाँ तो हूँ, लेकिन बोल तो ऐसे रहा है जैसे हनीमून मना ही लूंगा। रियाज खींचते हुए बोला। परेशानी क्या है? वो तेरी पत्नी ही तो। बकवास नहीं। पता नहीं क्यों उस दिन तेरी बात में आ गया, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तुझे ही तो एक भाड़े की लड़की चाहिए थी, उस श्वेता से पीछा छुड़ाने को। मैं क्या जानता था ये मुसीबत गले ही पड़ जाएगी। देख, आजकल क्या क्या करना पड़ रहा है। माँ मुझे उस दिन सुना रही थी कि मैं अपना पति होने का फर्ज नहीं निभा रहा। रियांश बोला, तो निभाना, रोका किसने है? वो तेरी अब सच की पत्नी है। साले जानता हूँ, तू चाहता ही नहीं स्मृति मेरी लाइफ से जाए। तुझे मेरे लिए बुरा नहीं लगता? लगता है ना भाई, पर स्मृति के लिए वो तुझे कैसे झेलती होगी। नैतिक ने कहा, आजकल तू उसी का चमचा बना फिर रहा है। तू तो तू मगर मेरे घर वाले भी आजकल मुझे चिढ़ाने लग गए हैं। रियांश गुस्से में बोला, क्यों भाई, ऐसा क्या चिढ़ा दिया तुझे? वाट यू बिलीव? छवि भाभी ने क्या कहा? जब हम आए तो कह रही थी कि स्मृति को कि तुम्हें रियांश की बाहों में बाहें डालकर फायर प्लेस का मजा लेना चाहिए। एंड अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा, छी, बता भी नहीं सकता। नैतिक उसकी बात सुन जोर जोर से हंसने लगा। रियांश चिढ़ जाता है। अगर वापस आया ना तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सब तेरा ही किया धरा है। मैंने मैंने क्या किया? मेरी मान तो स्मृति के साथ घर बसा ले, और 2 छोटे छोटे नवजात बच्चे ला, अपनी माँ को गिफ्ट कर। खुश हो जाएंगी। वैसे भी उन्हें बच्चों की बड़ी लालसा है। बोलकर नैतिक फिर हंसने लगा। दोस्त के नाम पर तू सपोला है। रियाज एक पत्थर को लात मारता हुआ बोला। ठीक है ब्रो, एक बात कहूँ? नैतिक थोड़ा संजीदा होता हुआ बोला। पूछ क्यों रहा है? अब तक तो किसी खुले साड़ की तरह बोले जा रहा था। मालूम है, कुछ चीजें हमारे भले के लिए ही होती हैं। कभी कभी वक्त रहते हम उसकी कीमत समझ नहीं पाते, और जब समझ आता है तो वक्त नहीं रहता।
यही ज्ञान देना था? ज्ञान नहीं, बस ऐसे ही। एक बात बता, क्या तुझे स्मृति की याद नहीं आएगी जब वो चली जाएगी? यार, किसी राह चलते आदमी से दो बातें हो जाएं तो कुछ दिन लगता है उसे दिमाग से निकालने में। और स्मृति तेरी पत्नी बन 10-15 दिनों से साथ है। जाए तो जाए, अब जल्दी ही कुछ करना होगा। रियाज रुखाई से बोला। नैतिक उसकी बात सुन मुस्कुराता है। हाँ जाएगी, लेकिन तुझे बेहिसाब यादें देकर। देखना, उसके जाने के बाद तू उसे बहुत याद करेगा। और अभी जो पल है उसे जी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं रियाज ओबराय हूँ, और जिसे मैं चाहूँ वही मेरी जिंदगी में आ सकता है। रियाज दम से बोला। तेरा कुछ नहीं हो सकता। वैसे शिकायतें करने के लिए कॉल किया था तो और किसे कहूँ? माँ भी कहती है कि तू स्मृति का सौतन बना बैठा है। व्हाट? हाँ, जा, मुझे बात नहीं करनी। बाहर में जा। हाँ, चला तो जाऊंगा, लेकिन तेरे बिना मन नहीं लगेगा, बोलकर नैतिक फिर हंसने लगा। ठीक है, बाय। बाय बोलकर नैतिक ने फोन रखा। थैंक गॉड बच गया, वरना अगर इसे पता चल गया ना कि मैंने ऋचा भाभी से इसकी हनीमून की बात की थी तो मार ही डालता। नैतिक खुद से ही बुनबुनाया। 10 बज रहे होंगे जब रियाज कमरे में आया। उसने देखा वहां कोई सोफा नहीं था। यह परेशानी की बात थी। स्मृति आराम से सो रही थी। रियाज ने गौर किया कि स्मृति बेड के किनारे पर है और बीच में 2-3 तकिए रख शायद उसने रियाज के लिए जगह बनाई थी ताकि उन दोनों के बीच अलगाव रहे। मगर ये क्या, वो जरा भी हिली या पलटी तो सीधे नीचे गिरेगी। रियाज उसके साथ बिल्कुल भी नहीं सोना चाहता था। उसने सोचा क्यों ना कहीं बाहर हॉल या लिविंग रूम में सो जाए, मगर इतनी ठंड में वो वहां भी इतनी खुली जगह में कैसे सोएगा? और अगर किसी की नज़र उस पर सोते हुए पड़ गई तो वह क्या कहेगा कि अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं सो रहा? अपनी नज़रों में भले ही उसे रियाज पत्नी नहीं समझता, लेकिन औरों के लिए तो उसका रिश्ता बेहद खास है, दंपति का। और यहाँ छवि भी तो है। उसने अगर उसे अलग सोते देख लिया तो न जाने क्या हो, बल्कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा इस बारे में। बहुत सोच विचार कर रियाज बेड की तरफ आया। आज मजबूरी में उसे बेड पर ही सोना होगा। रियाज भी स्मृति से एक दूरी बनाकर लेट गया और बीच में तकिए लगे ही हुए थे। कुछ देर ऐसे ही गुजरे। रियाज की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अंदर ही अंदर वो बेचैन था। उसने कई बार आंखें बंद की और खोली, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बात से वह खींच रहा था कि तभी स्मृति नींद में बेड के किनारे पलटने लगी। रियाज ने देखा और झट से उसे पकड़ गिरने से बचा लिया। स्मृति उसके करीब आ सीने से चिपक गई। एक पल को वो नींद में ही कसमसाई, फिर सो गई। वह गहरी नींद में थी। रियाज उसकी बांह अभी भी पकड़े था। उसका चेहरा स्मृति के चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर रहा होगा। वो उसके धड़कते दिल और सांसों को महसूस कर सकता था। खिड़की पर से पर्दे हटे हुए थे, इसलिए चांद की रोशनी स्मृति के चेहरे को छू रही थी। रियाज उसे इतने पास से पहली बार देख रहा था। हवाओं का रुख अचानक ही बदल गया। चांद की इस निश्चल चांदनी में वो कितनी प्यारी लग रही है। रियाज ने उसके माथे पर आ रहे बालों को पीछे किया। क्या यह साथ एक दिन सच में छूट जाएगा? रियाज को हैरानी हुई खुद पर ऐसा सोचते हुए। स्मृति सिकुड़कर उसके और करीब आ गई। रियाज न जाने किस सम्मोहन के हवाले उसे देखे जा रहा था। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो क्या वह एक लड़की के प्रति आकर्षित हो रहा है? और अगले ही पल उसकी अधरें एक पल को मिल गईं और एक ही क्षण में अलग भी हो गईं। रियाज अपनी आंखें भींच लेता है। यह उसने क्या किया? स्मृति अगर जागी होती तो? कितनी शर्म की बात है यह। और उसने नैतिक से क्या कहा था कि उसकी जिंदगी में वही आ सकता है जिसे वह खुद चाहे? तो क्या स्मृति? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस दिन की बात है। फिर वो अपने रास्ते, स्मृति अपने रास्ते। रियाज उसे अच्छे से सुलाकर कंबल उड़ाकर खुद भी सो गया। उसने अपनी पीठ स्मृति की तरफ कर ली। 5 मिनट ही बीते होंगे कि स्मृति ने अपनी आंख खोल ली और एक बार सो रहे रियाज को देखती है। जब रियाज ने उसे गिरने से बचाया तभी उसकी नींद खुल गई, मगर वो सिर्फ आंखें बंद किए हुए थी। उसे महसूस हुआ जब रियाज ने उसके होठों को छुआ, मगर उसे बुरा नहीं लग रहा था। क्यों? वो खुद भी सोच रही थी। स्मृति मुस्कुराकर दोबारा आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन बेड पर सोए हुए ही स्मृति की तस्वीर पर हाथ फिरा रहा था। इतने दिन बीत गए पर उसका कोई पता नहीं। यह बात उसे अंदर तक खाई जा रही थी। अर्जुन,
गौरव कमरे का दरवाजा खटखटाया। अर्जुन उठ, बाहर आ, सुबह हो गई है। गौरव बाहर से ही बोला। अर्जुन एक सांस लेता है और फोन रखकर दरवाजा खोलता है। क्या कर रहा है? और तूने अभी तक सेव नहीं किया? कल कहा था ना मैंने। गौरव बोला। अर्जुन सिर झुकाए खड़ा रहा। कुछ दिनों से वो बहुत ही ज्यादा उदास रह रहा था। इस चक्कर में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो किस हालत में है। बड़ी हुई सी दाढ़ी, बड़े हुए बाल, अपने हुलिये को सुधारता ही नहीं था। यहाँ तक कि किसी से बात भी नहीं करता था, बस कहीं खोया रहता। निशा और गौरव को उसकी चिंता होती थी। चल फ्रेश हो और खुद को ठीक कर। अगली बार मेरे सामने ऐसे मत आना। आ जल्दी। गौरव कड़कता हुआ बोला। अर्जुन चुप रहा। जा, सुना नहीं? सोच क्या रहा है? गौरव फिर बोला। अर्जुन बाथरूम में घुस जाता है। गौरव उसे परेशानी से देखता है और वहां से चला गया। क्या हुआ? गुस्सा क्यों हुए? प्यार से भी तो कह सकते थे ना। निशा चाय देती हुई बोली। कल कहा तो था प्यार से। क्या हुआ? गौरव ने कहा। वो अभी दुखी है, इसलिए हमें धीरज से काम लेना चाहिए। क्या धीरज? कब तक खुद को ऐसे रखेगा? उसके दुख करने से स्मृति वापस तो नहीं आ जाएगी ना? गौरव चाय की चुस्की रोक बोला। अर्जुन खुद को स्मृति का कसूरवार समझ रहा है। उसे लगता है यह सब उसकी वजह से हुआ। निशा गौरव को समझाते हुए बोली। वो उसे बहुत चाहता है, जानता हूँ, लेकिन वह हमेशा तो ऐसे नहीं रह सकता ना। और स्मृति, उसने बता तो दिया कि वो हॉलीडे पर है, जब आएगी तो उससे मिल लेगा। पर अर्जुन कह रहा था उसके साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो बिना बताए गई। अरे यार तुम भी, क्या वो अब सबको बताकर जाएगी कहीं भी? उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, चाहे जो करे। नहीं गौरव, मैं तुम्हारी बात मानती, लेकिन सोचो वो आ रही थी ना उस दिन। अरे कम से कम कहीं बाहर भी है तो फोन से बात तो कर सकती है। निशा बोली। गौरव के पास उसकी बात का जवाब नहीं था। क्या हुआ, बोलो। क्या बोलूं? मुझे कुछ नहीं मालूम, और उस दिन की बात सुन सुनकर तंग आ रहा हूँ। स्मृति की फैमिली है ना, क्या वो उसे नहीं ढूंढ रहे होंगे? शायद तुम ठीक से जानते नहीं। उसकी फैमिली को उससे कोई खास मतलब नहीं। वो क्या खाक ढूंढेंगे? पैसों को लेकर उनकी आपसी अनबन है। निशा करवाट से बोली। हम भी क्या कर सकते हैं स्मृति के लिए, जब उसकी फैमिली को ही कुछ नहीं पड़ी। और अगर वो उनके रास्ते का कांटा है, तो यह भी हो सकता है कि उन्होंने ही उसे अपने रास्ते से हटा। बोलता हुआ गौरव चुप हो गया। अर्जुन आ चुका था। निशा ने भी देखा। अर्जुन तुम आ गए, बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। निशा उठती हुई बोली। अर्जुन चुपचाप गौरव की बगल में बैठ जाता है। गौरव और उसके बीच एक बोझिल सी खामोशी थी, जो काफी अटपटी लग रही थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन टेबल पर रखी अखबार उठा लेता है और उसे बेवजह घूरे जा रहा था। गौरव उसकी हरकतों को ध्यान से देख रहा था। तू न्यूज़पेपर कब से पढ़ने लगा? गौरव बोला। बस अभी से। अर्जुन ने कहा। तो अभी से कुछ और नया काम भी कर ले, एक नई शुरुआत करो। गौरव उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। अर्जुन उसे नासमझ भाव से देखने लगा। तभी निशा चाय लेकर आती है। हाँ अर्जुन, तुम कुछ दिनों से चुप और अकेले से रहने लगे हो। यह हमसे छुपा नहीं है। कम से कम अपने लिए एक शुरुआत करो। क्यों खुद को जला रहे हो? निशा ने कहा। कैसी शुरुआत करूं? अर्जुन न्यूज़पेपर देखता ही बोला। यही कि तू स्मृति के बारे में ज्यादा मत सोच। वो जहाँ भी होगी ठीक होगी। गौरव ने टका सा जवाब दिया। निशा उसके कंधे पर हाथ रखकर चुप रहने का इशारा करती है। अर्जुन, इनका मतलब है कि तुम उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हो ना, तो थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। मतलब इतना दुखी दुखी सा रहते हो, हमें अच्छा नहीं लगता। भाभी, मैं आप दोनों का मतलब समझ रहा हूँ। अर्जुन अचानक बोला। पर आप दोनों स्मृति को लेकर मेरे क्या इंटेंशन, ये नहीं समझे। मेरी गट्स फीलिंग कह रही है कि वो पक्का किसी मुसीबत में है। मेरा सुख दुख उससे जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या उसकी परवाह नहीं करते? करते हैं, और कभी कभी एक्स्ट्रा केयर भी करते हैं। क्या आप भैया की परवाह नहीं करती भाभी? क्या आप शिवानी की परवाह नहीं करती? करती हैं ना, क्योंकि आपको सबसे प्यार है। आप तो मेरी भी परवाह कर रही हैं। आप मुझे परेशानी में नहीं देख सकती, इसलिए समझा रही हैं ना। जब आप किसी अपने को तकलीफ में नहीं देख सकती, तो मैं कैसे देखूं? ऐसे ही मैं भी जिससे प्यार करता हूँ उसकी केयर कर रहा हूँ। और सबसे अहम वजह है, उसका तो कोई और है भी नहीं, इसलिए और चिंता हो रही है। अर्जुन बोला। उसकी बात सुन निशा गौरव एक दूसरे को देखते हैं। भैया तो खैर ऑफिस जाते हैं,
इसलिए स्मृति से उनकी ठीक से कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आप तो उससे कई बार मिल चुकी हैं। आप जानती हैं ना वो किन परिस्थितियों से गुजर चुकी है और अभी भी सफर कर ही रही है। मैंने सबसे पहले उसे दोस्त के तौर पर जाना, इसलिए मेरी दोस्ती सबसे पहली है। प्रेमी तो बाद में हूँ। और आप सब यही सोचे जा रहे हैं कि मैं उसके लिए सेल्फिश हो रहा हूँ। नहीं, तुम गलत। कोई बात नहीं भाभी, आपकी चिंता अपनी जगह जायज है और मेरी अपनी जगह। बस यही सोच अंदर कुड़न हो रही है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यह सब जो भी हो रहा है मेरे हाथ में रखे रेत की तरह है, जो बस फिसलता ही जा रहा है, चाह कर भी थाम नहीं पा रहा। उसने बचपन से बहुत झेला है। और पता है आपको, मैंने उससे कहा है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें ढेर सारी खुशियां मिलेंगी और इन खुशियों को मैं उसे देना चाहता हूँ। तब दोस्त की हैसियत से कहा था, वो फीलिंग्स नहीं थी जो आ जाए। इसलिए तो उस दिन स्मृति को बुलाया था, ताकि अपने मन की बात कह सकूं। लेकिन मैं नहीं जानता वो मुझे लेकर क्या सोचती है, और अब उसे खोने से डर रहा हूँ। अर्जुन सिर झुकाए बोला। गौरव के भी चेहरे पर अब थोड़ी नरमी आई। कई बार बताया उसने कि वो कैसे सिचुएशन में पली है। दुख होता था सुनकर। मैं भगवान से सच में प्रार्थना करती थी कि कोई उसकी जिंदगी में ऐसा आए कि उसकी झोली में खुशियां भर दे, उसके बेरंग जिंदगी को रंगीन कर दे। जो उसे कभी नहीं मिला वो सब मिले, और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जिए। मैं उसकी कुछ भी नहीं लगती, फिर भी उसके लिए बुरा लगता है। और एक उसके घर वाले, जिन्हें उसकी कोई चिंता ही नहीं। निशा नफरत से बोली। कभी कभी तो लगता है लड़की होना ही पाप है। कोई प्रोटेक्ट करने वाला ही नहीं। स्मृति को भी ऐसे ही इंसान की जरूरत है, जो हमेशा उसके साथ रहे और उसे हर मुसीबत से बचाए। निशा बोली। करेगा ना प्रोटेक्ट। गौरव ने अर्जुन की पीठ पर एक दौल जमाई। अपना अर्जुन उसे प्रोटेक्शन देगा, तू परेशान ना हो। वो जहाँ कहीं भी होगी ठीक से आ जाएगी। थोड़ा इंतजार कर ले। और गौरव मुस्कुराता हुआ बोला। अर्जुन भी फीकेपन से हंसा। वही तो कर रहा हूँ, पर वो इससे आश्वस्त नहीं था। यार ये लड़कियां कितना समय लगाती हैं। रियांश गुस्से से गुनगुनाया। शादी कर ली ना अब, तो देख कितना समय लगाती हैं। अभिजीत उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। अगर 1 मिनट में दोनों नहीं आई तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। कूल कूल, तुझे अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी। नहीं हुई। अभिजीत उसका कंधा मलता हुआ बोला। रियांश उसे घूर कर देखता है, लेकिन कहा कुछ नहीं। आज चारों कश्मीर की वादियों को छानने निकल रहे थे, मगर छवि और स्मृति अभी तैयार नहीं थी। रियांश बार बार दरवाजे के पास देखता, जैसे वो आने वाली हो। इसीलिए यहाँ नहीं आ रहा था मैं। सब मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। पता नहीं अभी और क्या क्या देखना बाकी है। रियांश झुंझलाया। बस कर भाई, शांत हो जा। आ जाएंगी दोनों। क्यों बेवजह गुस्सा हो रहा है? अभिजीत बोला। मैं बेवजह गुस्सा हो रहा हूँ? अरे 15 मिनट से बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं। इतना काफी नहीं? अगर इतनी बड़ी परेशानी है तो अंदर जाकर वेट कर ले। प्रॉब्लम सॉल्व। अभिजीत ने कंधे उचकाए। रियांश कुछ नहीं बोला। लो, आ गई दोनों, चल। अभिजीत ने कहा। रियांश मुड़कर देखता है। स्मृति ने एक सादी सी फुल नेक लाइन टी शर्ट पहनी थी और ब्लैक जीन्स के साथ एक रेड ओवरकोट। पैरों में भारी बूट्स थे। खुले बालों के साथ मिनिमम मेकअप, जो उसके लुक को कंप्लीट कर रहे थे। रियांश उसे देख रहा था। अभिजीत उसके कानों के पास फुसफुसाया। तेरी ही बीवी है ना? ऐसे क्या देख रहा है, जैसे किसी और की है? रियांश संजीदा हुआ। स्मृति आकर वहां खड़ी होती है। चलें, वो बोली। हाँ बिल्कुल, वरना यह तांडव मचाने लगेगा। बहुत भला बुरा बोल रहा था तुम्हें। अभिजीत बोल अपना सिर खुजाने लगा। रियांश दूसरी तरफ देख रहा था। थोड़ा टाइम तो लगता ही रेडी होने में। तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? छवि ने अभिजीत से पूछा। हमेशा की तरह बहुत प्यारी, बोलकर अभिजीत ने एक आंख दबाई। छवि ने एक घुटने तक आने वाली मॉडर्न ड्रेस पहनी थी। रियांश तुम भी तारीफ कर दो स्मृति की। छवि बोली। वो क्या तारीफ करेगा, उसका मूड खराब है। अभी बोला। ओहो रियांश, तुम कितना गुस्सा होते हो। हम तुम्हारी तरह लड़के तो नहीं हैं जो बस शर्ट जीन्स पहन निकल लें। हम लड़कियां हैं, इसलिए हमें बहुत कुछ करना रहता है। इतना भी क्या सजना समझना, और टाइम थोड़ा सा लगता है। जिसे आप थोड़ा कह रही हैं, उसे मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ। 2 घंटे कहाँ से आपको थोड़े लगते हैं? मैं 2 मिनट में रेडी हो गया। सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। रियांश गुनगुनाया।
2 मिनट? 2 मिनट में मैगी ही तैयार हो सकती है। मैं तो शाही पनीर हूँ, इसलिए टाइम तो लगता है। स्मृति अपने बालों में हाथ फेरते हुई बोली। छवि और अभिजीत हंस पड़ते हैं। तुम मुझे मैगी कह रही हो? रियांश उसकी तरफ मुड़ता हुआ बोला। नहीं, मैं बस बता रही हूँ। तुमने कहा तो, स्मृति बोली। समझ रहा हूँ मैं। नो फाइट प्लीज। अभी बीच में आया। यार, तुम हर बार मुझे क्यों रोकते हो? रियांश बोला। तो किसे रोकूं? रियांश कुछ नहीं बोलता। बाय द वे, रात कैसी थी तुम दोनों की? छवि चहकते हुए बोली। अभिजीत ने अपना माथा पीट लिया। मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता। रियांश के जहन में वो याद कौन गई। उसे राहत इसी बात की थी कि स्मृति सो रही थी, मगर उसकी अपनी समझ में उसे खुद गुस्सा आ रहा था। उसने ऐसा क्यों किया? स्मृति ने चोर निगाहों से रियांश को देखा, जो कहीं गुम था। उसके चेहरे पर अनिच्छा साफ नजर आ रही थी। पर किस बात की? स्मृति ने समझना चाहा। चलो, देर हो रही है, बैठो जल्दी, अभिजीत बोला। हाँ, बैठते हैं। स्मृति, बोलो ना। सब ठीक? छवि बोल ही रही थी कि अभिजीत उसका हाथ खींचकर वहां से ले गया। कहा ना बैठो, चलो जल्दी, अभी बोला। अब कहाँ खो गया रियांश? चला, देर नहीं हो रही। दोनों आकर बैठते हैं और कार चल पड़ती है। कार चल रही थी और छवि की बकवास जारी थी। अभिजीत ड्राइव कर रहा था। रियांश उसके बगल वाली सीट पर सर थामे बैठा था। स्मृति अपने ख्यालों में गुम थी। आज उसे फिर अपने घर की याद सता रही थी। उसका मन उदास हो गया था। चाहे वो कितना भी यहाँ अच्छा वक्त बिता ले, लेकिन उन यादों को अपने दिमाग से कैसे निकाल सकती है जो उसने अपने परिवार के साथ बिताया है। मगर उनमें कुछ अच्छा कहाँ है? वो तो नाम के रिश्ते हैं। रियाज ने उसके साथ चाहे जो कुछ किया हो, पर उसके परिवार वालों ने वो प्यार, वो सम्मान जरूर दिया है, जिसकी वो हकदार है भी या नहीं, उसे नहीं पता। पर थोड़ा सुकून तो था यहाँ। कम से कम उसे कुछ खुशी के पल नसीब हुए। लेकिन काश अगर वो किसी अपने से भी मिल पाती, क्योंकि ये सब हमेशा तो नहीं रहेगा ना। एक दिन उन्हीं के पास लौट कर जाना है। अर्जुन भी तो कितना परेशान होगा। 1 मिनट, क्या वो अर्जुन से बात करे? हाँ, फोन तो है ही, वो उससे बात कर सकती है। लेकिन रियांश गुस्सा होगा अगर उसे पता चला तो। और अर्जुन से वो कहेगी क्या? अर्जुन पहले 1000 सवाल करेगा। क्या जवाब देगी वो? नहीं, अभी ये ठीक नहीं है। वैसे भी और 15-20 दिनों की बात है। जैसे इतने दिन रही, थोड़ा और इंतजार कर लेगी। स्मृति सोच ही रही थी कि उसकी सोच को एक जोरदार ब्रेक लगी। कार में बैठे सभी लोग लहरा गए। यह सब इतना अचानक हुआ कि कोई समझ ही नहीं सका। उनकी कार एक दूसरे थार से भिड़ते भिड़ते बची। वो थार भी रुक गई थी। कुछ पल संभलने के बाद सबने एक दूसरे को बारी बारी देखा। क्या हुआ? ओ गॉड, व्हाट द हेल इज दिस? बोलकर रियांश दांत किटकिटाता हुआ बाहर निकला। ओ नो! रियांश, रियांश स्टॉप! अभिजीत भी बाहर आया। चलो स्मृति, यह पक्का किसी की जान लेगा। देखते हैं क्या हुआ, इस छवि बोली। रियांश ने बेहद ही खतरनाक अंदाज में थार को देखा। उसके आगे का हिस्सा थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके अंदर से 3-4 लोग बाहर आए। उन्हें भी हल्की सी चोट आई थी। उनके साथ एक लड़की भी थी, जो कश्मीरी लहंगे में थी। रियांश ने पहले उस लड़की और फिर उन्हें सर से पांव तक देखा। उनका हुलिया ही बदमाशों जैसा था। दिखाई नहीं देता तुझे? अंधा है क्या? अभी हमारा एक्सीडेंट हो गया होता, वो गुस्से में बोला। तो देख के चलाने का ना, एक आदमी ने पलटकर जवाब दिया। रे, निकालो उसे। ठीक तो है ना वो? वही आदमी अपने साथी से बोला। हाँ बॉस, ठीक है। देखिए, यहीं खड़ी है। वह उस लड़की को दिखाता हुआ बोला। वो लड़की डरी सहमी सी लग रही थी। अभिजीत आया। क्या कहा? मैं देखकर चलाऊं? सामने से तू आया। रियांश उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता हुआ बोला। मैं बात करता हूँ रियांश, तू चल। अभिजीत बोला। ये क्या बदतमीजी है? छवि आती हुई बोली। ओह माय गॉड, ब्राइट! अभिजीत ने अफसोस के साथ उसे देखा। प्लीज मुझे बचा लो, वो लड़की जल्दी से बोली, जो उनके साथ थी। सब उसे हैरानी से देखने लगे। ए चल, लेके उसे चल, पहले वाले आदमी ने कहा। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तुमने जो अभी किया उसकी कीमत तो चुकानी होगी। रियांश बोला। ज्यादा दिमाग मत खराब कर, निकल यहाँ से। तुम लोग क्या कर रहे हो? थार चालू हुई कि नहीं?
वो आदमी अपने लोगों की तरफ मुड़ता हुआ बोला, बस हो गई, चल इसे अंदर ले चल। उसने लड़की को धक्का दिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज मेरी मदद करिए, इन्होंने मेरा किडनैप किया है। वो लड़की रोती हुई बोली। ओ नो, किडनैप? स्मृति डर से बोली। और उसे वो रात याद आई जब उसे किडनैप किया गया। कोई कुछ नहीं करेगा, बोलकर उस आदमी ने हवा में फायर किया। पीछे रहने का, वरना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभिजीत ने छवि और स्मृति को पीछे किया। रियाज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच रहा था। बस चालू हो गई। तू चल बैठ अंदर। नहीं, हेल्प प्लीज, मेरी मदद करो, बचाओ। वो लड़की बिलख रही थी। कोई चालाकी नहीं, अंदर चल, चल। नहीं, छोड़ो छोड़ो। लड़की छूटने की मशक्कत कर रही थी। तभी एक तड़ाक की आवाज हुई और वह लड़की वहीं झूम गई। अभिजीत की मुट्ठियां बिछ गईं। लड़की पे हाथ उठाता है, बोलकर अभिजीत आगे बढ़ ही रहा था कि छवि ने रोक लिया। नहीं अभी, उनके पास गन है। अभिजीत ने भी बेबसी से देखा। आखिरी बार कह रहा हूँ, जाओ यहाँ से, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। दूर ही रहो इस मामले से, वो बदमाश बोला। स्मृति भी लाचारगी से सब देखे जा रही थी। काश वो कुछ कर सकती। तभी रियाज बिजली की फुर्ती से उस आदमी पर झपटा। सबके मुंह से सिसकारी निकली। दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। उसके आदमी भी जाकर भिड़ने लगे। रियाज उनसे अकेले भी बीच पड़ रहा था। अभिजीत ने मौका देख उस लड़की को अपनी तरफ खींचा। तू ऐसे नहीं मानेगा, उस आदमी ने कहा। तभी एक और फायर की आवाज हुई। अभिजीत और छवि वहीं जड़ हो गए। रियाज, स्मृति जोर से चीखी। रियाज के कपड़े खून से लाल हो गए। स्मृति अपनी जगह पर लड़खड़ा गई। उसे तो कोई होश ही नहीं रहा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अचानक से उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गईं। इसकी तो उसे उम्मीद भी नहीं थी। रियांश, अभिजीत कांपते होठों से बोला। वहां जो कुछ आदमी थे वो सर पर पैर रखकर भागे। उन्होंने एक बार भी पलटकर पीछे नहीं देखा। आखिर गोली चली थी। एक आदमी जो पीछे था, उसने हाथ में लिए चाकू को वहीं झाड़ियों में फेंक दिया। उस पर खून लगा था। वह लड़की जिसे उन्होंने किडनैप किया था, आंखों में आंसू लिए सब देख रही थी। उसने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लिया। नहीं नहीं, रियांश, ऐसा नहीं हो सकता, छवि बोली। स्मृति को तो अपनी जिंदगी ही रुकती सी महसूस हुई। तीनों उसकी तरफ दौड़े। तभी वह आदमी का रहा जिसने गोली चलाई थी। रियाज उसे अपने ऊपर से हटाकर एक तरफ करता है। वह आदमी वहीं निढाल होकर गिर पड़ा और उसके मुंह से आह की आवाज आई। रियाज अपने ऊपर लगे खून को देखता है और खड़ा होने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में वह लड़खड़ा जाता है कि तभी स्मृति ने उसे आकर थाम लिया। संभाल के, उसके मुंह से इतना ही निकला। रियाज उसे गौर से देखता है। वो रो रही थी। तू ठीक है? ठीक है ना? रियाज बोल, ठीक है? अभिजीत चिंता से बोला। रियाज, आर यू ओके? और ये आदमी ऐसे क्यों पड़ा है? छवि ने कहा। रियाज उस आदमी को देखता है। गोली, गोली लगी है इसे, रियाज दर्द में बोला। सभी उसे गौर से देखने लगे। मतलब गोली उसे लगी है? क्या उसे? तो तुझे ये चोट? किसी ने स्टैब किया पीछे से, रियाज बोला। सबको ये जानकर थोड़ी राहत भी आई कि रियाज को गोली नहीं लगी, वरना उस आदमी की जगह रियाज पड़ा होता। लेकिन खून की धारा वही चली जा रही थी। रियाज दर्द में था। हम हॉस्पिटल चलते हैं, देखो कितना ब्लड लॉस हो रहा है, जल्दी, स्मृति ने कहा। हाँ हाँ चलो, जल्दी कार में बैठो, बोलकर अभिजीत कार के पास पहुंचा। रियाज अभी भी स्मृति के सहारे चल रहा था। तभी छवि पीछे से पलटते हुए बोली। तुम्हारा घर कहाँ है? उसने उस लड़की से कहा। न जाने वो कब से चुपचाप खड़ी थी। जी, यहाँ से दूर है, मैं खुद चलकर नहीं जा सकती, वो लड़की माफी मांगने वाले अंदाज में बोली। तुम हमारे साथ आओ, हम बाद में तुम्हें छोड़ देंगे, अभिजीत बोला। वह लड़की उसके साथ आने से हिचकिचा रही थी। किसी के भी साथ कैसे जाए? लेकिन इन्होंने मदद भी तो की है। डोंट वरी, हम फोन कर पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। जब वो आ जाएं तो तुम उनके साथ भी जा सकती हो। फिलहाल यहाँ से चलो, छवि ने कहा। उसने कुछ सोचने के बाद सहमति में सिर हिलाया और आकर अंदर बैठ गई। उसने उड़ती हुई निगाह उस आदमी पर डाली और नजरें फेर ली। कायनात नाम है मेरा, शादी थी आज, उस घटिया आदमी ने सब बर्बाद कर दिया। सारी खुशियां मिट्टी में मिला दी, सब खराब कर दिया। मर जाना चाहिए उसे, वह लड़की गहन नफरत से बोली। स्मृति,
रियांस के साथ अंदर डॉक्टर के पास थी। बाहर छवि अभिजीत इंतजार कर रहे थे और वो उन्हें अपनी कहानी बता रही थी। पर ऐसा क्यों किया उसने? कोई दुश्मनी थी उसकी तुम्हारी फैमिली के साथ? छवि ने पूछा। दुश्मनी? नहीं, पर उसकी बात ना मानने की वजह थी। बोलकर कायनात सूख जाई। क्या? क्या बात नहीं मानी? छवि हाथ बांधते हुए बोली। वो थोड़ी पुरानी सी बात है। वो आगे बोलने में झिझक रही थी। अभिजीत समझ गया कि वो आगे नहीं बोलना चाहती। हाँ क्या? भाई मैं पूछ रही हूँ, छवि बोली। कायनात कुछ नहीं बोली। रहने दो छवि, तुम क्या उससे सवाल जवाब करने लगी? वो ऑलरेडी परेशान है। चलो रियाज को देखें उसकी पट्टी हुई कि नहीं। अभिजीत कायनात को हिचकिचाता देख बोला। अभी 10 मिनट पहले ही तो गए थे। डॉक्टर ने कहा थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक कायनात की स्टोरी समझ लेते हैं। क्या सीन था? बोलकर छवि वापस कायनात की ओर पलटी। तुम बताओ क्या हुआ था? कायनात नजरें चुराने लगी। छवि प्लीज, ये काम पुलिस का है ना? वो आकर सारा माजरा समझ लेंगे। हम क्यों अपना सर रगड़ें? अभिजीत समझाता हुआ बोला। तो तुम मत रगड़ो, मुझे जानना है क्या हुआ था। ऐसे ही कोई किडनैप कर लेता है क्या किसी को? कोई वजह होती है। और भाई मुझे जानना है। और कायनात बता तो रही है, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? छवि ने जिद भरे स्वर में कहा। इसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं और ये पुलिस करती है। मैं बस कह रहा हूँ कि हम बाद में जान लेंगे जो भी जानना है। रहने दो ना अभी। अभिजीत प्यार से बोला। नहीं, मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं तब तक खाली नहीं बैठ सकती। मेरा दिमाग पागल हो जाएगा या सोच सोच कर कि आखिर बात क्या है। सो नो लेटर, जस्ट राइट नाउ। अभिजीत ने अपना सिर हिलाया और जाकर वहीं बेंच पर बैठ गया। कायनात को भी लगा कितनी हरियर लड़की है। उसी समय स्मृति भी आई। सबने उसे देखा। स्मृति, रियाज कैसा है? अभिजीत उठता हुआ बोला। पहले से बेहतर। फिलहाल एनीस्थीसिया के असर में है। कुछ घंटे लगेंगे उसे होश में आने में, स्मृति ने बताया। ओह, सही टाइम पर आई हो तुम। कायनात हमें अपनी स्टोरी बता रही है। बोलो कायनात, छवि बोली। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में थी। मैं न्यू एडमिशन गर्ल थी और नए स्टूडेंट के साथ रैगिंग तो होती ही है। कायनात ने बताना शुरू किया। वो भी हमारे कॉलेज में पढ़ा करता था। कौन? भाई जिसने मुझे किडनैप किया। अखिल। ओह अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ सीनियर्स थे जो नए स्टूडेंट को परेशान कर रहे थे। मैं भी उन्हें देखकर डर गई थी, क्योंकि देखकर ही पता चल रहा था कि वे कितने बदमाश हैं। खैर हिम्मत करके मैं आगे बढ़ी। तभी एक लड़के ने पीछे से मेरा बैग पकड़कर रोक लिया। मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दे, पर वो नहीं माना। उसने मुझे टास्क दिया कि मुझे मेरे क्लास प्रोफेसर को सभी स्टूडेंट के बीच टकला बोलना होगा, क्योंकि उनके सर पर बाल नहीं थे। व्हाट, टकला? बोलकर छवि जोर जोर से हंसने लगी। कायनात ने उसे दुख से देखा। छवि तुरंत संजीदा हुई। अच्छा हाँ, तो उसके बाद? पर मैंने वो करने से मना कर दिया। भला मैं ये कैसे कर सकती थी? उन लोगों ने कहा कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो मुझे जाने नहीं देंगे। उन लोगों ने मेरा बैग छीन लिया और मुझे क्लास के अंदर जाने भी नहीं दे रहे थे। मैंने आसपास के स्टूडेंट से हेल्प मांगा तो सब कतरा कर निकल गए। मैं रोने लग गई। फिर बोलकर कायनात चुप हो गई। फिर? छवि ने रोमांच से कहा। अभिजीत भी ध्यान से सुन रहा था। फिर वो आया, अखिल। उसने मुझे उनसे बचाया और मुझे खुद क्लास तक छोड़ा। है? उसने बचाया? उस गुंडे अखिल ने? छवि विस्मित होकर बोली। स्मृति को भी हैरानी हुई। कायनात की मदद उस इंसान ने की जिसने आज उसे किडनैप किया। एक्चुअली उसको मुझ पर क्रश था। जब उसने मेरी मदद की तो मुझे भी वो एक अच्छा इंसान लगा, मगर मैं गलत थी। शॉकिंग पार्ट यह था कि वो उनका लीडर था, पर तब मुझे नहीं पता था। क्या? हाँ, वो कई बार मुझसे मिलने आता था, पर क्योंकि उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। तब मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे लेकर क्या सोचता है। फिर एक दिन उसने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई। वो सुनकर तो मैं शॉक हो गई, क्योंकि मेरे लिए यह अनएक्सपेक्टेड था। तब तक मैं जान चुकी थी कि वो क्या है। कायनात बेचैनी से बोली। तो तुम्हारा क्या जवाब था? आई मीन्स, यस और नो? ऑफ कोर्स नो। मैंने नो कहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करती थी और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती थी। पर अखिल, वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने उसे अपने और संजीव के बारे में बताया, जिससे आज मेरी शादी थी।
यह सुनकर वो भड़क गया और धमकी दी कि अगर मैं उससे शादी करने के लिए नहीं मानी तो वो मुझे मेरे घर से उठा ले जाएगा। मुझे थोड़ा डर तो लगा पर मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया उसकी बात को। और फिर कुछ महीने बाद मेरी शादी का दिन आया, मतलब आज। न जाने उसे कैसे पता चल गया कि आज मेरी शादी है। वो अपने आदमियों के साथ डेकोरेटिंग वाला बनकर आया था और मौका देखकर जब मैं अकेली थी अपने कमरे में, तब मुझे बंदूक की नोक पर किडनैप कर लिया। कायनात की आंख में आंसू भर आए। स्मृति ने हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरे घर वालों ने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन उसने अपनी गन से सबको डरा दिया। फिर पता नहीं किस रास्ते से मुझे ले जा रहा था। थार की स्पीड ज्यादा थी, इसलिए आपकी कार से टकरा गई। अगर आप लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता? आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरी जिंदगी बचाई है, कायनात ने विनम्रता से कहा। ये क्या कर रही हो? हमें शर्मिंदा मत करो, अभिजीत बोला। मैं सच कह रही हूँ, आपकी वजह से ही मैं बच सकी। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बिना किसी रिश्ते के अपनी जान पर खेल गए मेरे लिए। कोई रिश्ता रहे ना रहे, लेकिन इंसानियत का रिश्ता हमेशा रहता है। हमारा फर्ज था तुम्हारी मदद करना, और सबसे ज्यादा तो रियाज ने किया, छवि बोली। अच्छा लगता है जब तुम ऐसी समझदारी भरी बात करती हो। कीप इट अप, बोलकर अभिजीत ने उसका कंधा थपथपाया। हाँ, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो मैं पागल हूँ। बस तुम ही समझदारी भरी बातें करते हो, बोलकर छवि ने उसके पैर पर पैर मारा। उसकी सरकत से कायनात और स्मृति की हंसी छूट जाती है। जानती हो कायनात, इसे बस लड़ने का बहाना चाहिए। चुप तो कभी रहती नहीं है। अब तो तुम समझ ही सकती हो, अभिजीत ने कहा। रहने भी दो, छवि गुस्से से बोली। सोचने वाली बात है ना, उसने तुम्हारी मदद भी की, फिर बाद में तुम्हारी तकलीफ की वजह भी बना। स्मृति खोई हुई सी कायनात से बोली। हाँ की तो, और बस उस पहली बार ही नहीं, कई बार। उसकी वजह से मुझे कोई परेशान नहीं करता था। यही कारण था कि मैं उसे एक अच्छा इंसान समझती थी। उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया मेरे सामने कि वो कैसा इंसान है। कायनात दुख और गुस्से के मिश्रित भाव से बोली। अगर तुम्हारा पहले से बॉयफ्रेंड संजीव नहीं होता तो क्या तब भी तुम अखिल को ना ही कहती? स्मृति ने पूछा, और कायनात के चेहरे को गौर से देखने लगी। अभिजीत और छवि ने भी देखा। वो कुछ सोच रही थी। कुछ देर वो कुछ नहीं बोली। पता नहीं, मैं नहीं जानती। ये तब की बात है जब संजीव नहीं होता, मगर वो था और है, और जो होना रहता है वो होकर ही रहता है। हो सकता है मैं तब कुछ और सोचती उसके बारे में, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना। वो चाहे मेरे साथ कितना भी अच्छा रहा हो, लेकिन उसकी एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया, कायनात ने कहा। स्मृति अपना सिर हिलाती है। आपको पता है, कायनात स्मृति के करीब आती हुई बोली, इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता। प्यार तो स्वतंत्र होता है, इसे बांध कर नहीं रखा जा सकता। न इसके लिए कोई जबरदस्ती कर सकता है, और ना ही कोई इसे धमकी देकर पा सकता है। प्यार जिससे होना रहता है ना, बस हो जाता है। यह स्वतः होने वाली चीज है, और इसके लिए एक पल ही काफी है। अगर कोई इंसान आपको फोर्स करता है ना इसके लिए, तो समझ लेना उसे आपसे प्यार नहीं। प्यार में बस अपना फायदा नहीं देखा जाता है, बल्कि इस चाहत में कोई चाहत ही नहीं रहती है। जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करता है, वो आपकी खुशी के बारे में सोचेगा। अगर आपकी खुशी उससे दूर जाने में है, तो वो भी उसे मंजूर होगा, क्योंकि पास रहकर भी किसी और के ख्यालों में जिए, ये तो गलत है। इससे अच्छा वो आपको आज़ाद कर दे, और इसी आज़ादी, इसी स्वतंत्रता को प्यार कहते हैं। कभी कभी सब कुछ कहा नहीं जाता है, महसूस भी किया जाता है, क्योंकि जहाँ दो लोगों के बीच प्यार रहता है, वहाँ शब्दों की कमी भी रहती है। कायनात की बातें स्मृति दिल की गहराई तक महसूस कर रही थी। सही तो कहा उसने, प्यार के लिए एक पल ही काफी है। वाह, क्या बात कही है तुमने, एकदम माइंड ब्लोइंग, छवि खुशी से बोली। कायनात मुस्कुराती है। तभी वहां पर हलचल हुई। वहां पुलिस के साथ कुछ लोग आए थे। काया, काया मेरी बच्ची, काया तू ठीक तो है ना? बोलकर एक दंपति ने उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, कुछ हुआ तो नहीं तुझे? ठीक है, बोल। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो तू सही सलामत है। हम तो डर ही गए थे, उसकी माँ ने कहा। शुक्रिया तो इनका है जिन्होंने मेरी मदद की है,
बोलकर कायनात उन तीनों की तरफ पलटी। इन्होंने मेरी जान बचाई है। उसने अभिजीत, छवि और स्मृति की ओर इशारा किया और सारी कहानी उन्हें बताई। अरे तुम भी, हमने कहा ना कि यह हमारा। बहुत शुक्रिया आप सबका, हमारी पगड़ी की लाज रख ली आपने, वरना ना जाने वो बदमाश मेरी बेटी के साथ क्या करता। कायनात के पिता कृतज्ञता से बोले, अंकल यह हमारा फर्ज था, प्लीज ऐसा मत कहिए। अभिजीत बोला, नहीं बेटा, यह सही कह रहे हैं, तुमने हमारा मान रख लिया, वरना जब काया घर से निकली हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो मिलेगी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। कायनात की माँ ने भाव विभोर होकर कहा, क्या हम तुम्हारे भाई से मिल सकते हैं? उन्होंने पूछा। आंटी, वो अभी होश में नहीं है, स्मृति बोली। हम उनसे बिना मिले नहीं जाएंगे, आप मिल सकती हैं। जब भी वो होश में आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी बोला, ठीक है। अखिल का क्या हुआ? छवि ने इंस्पेक्टर से पूछा। वो जिंदा है, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है, उसके बाद पूछताछ की जाएगी, इंस्पेक्टर ने बताया। मिस्टर रियांस को किसने डिस्टर्ब किया? उसी का आदमी था, वो सब भाग गए। अभी बोला, हाँ, हम जल्दी उनका भी पता लगा लेंगे। वैसे इस केस को लेकर हमें मिस्टर रियांस से भी पूछताछ करनी होगी। जब वो चलने की हालत में आ जाएं, हम मिल लेंगे। फिलहाल आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। पर इंस्पेक्टर, हमारी कोई गलती नहीं। गोली शकील ने ही चलाई थी, पता नहीं कैसे उसे लग गई, स्मृति याद करती हुई बोली। हमने अखिल का रिकॉर्ड चेक किया और हमें पता चला वो एक क्रिमिनल है, इसलिए ये केस आपके ही फेवर में है। पर पूछताछ करना हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, इसलिए करना होगा, इंस्पेक्टर ने कहा। ठीक है, हम चलते हैं, बोलकर इंस्पेक्टर और निकल जाते हैं। उनके बाद कायनात भी अपने मम्मी पापा के साथ वहां से विदा लेती है। स्मृति, अभिजीत और छवि हॉस्पिटल में ही थे। स्मृति रियाज के लिए परेशान थी, उसे अब तक होश नहीं आया था। रात 10 बजे के करीब डॉक्टर आकर बताते हैं कि रियाज को होश आ गया। स्मृति दौड़कर उसके कमरे में जाती है। अभिजीत भी लपका, लेकिन छवि ने उसे रोक लिया। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? रियाज के पास? नहीं, पहले उन दोनों को मिलने दो, फिर हम चलते हैं। पर क्यों? तुम सच में बेवकूफ हो। अरे हमारे रहते वो ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। देखा ना, स्मृति कितना उदास थी। अभी दोनों को अकेला छोड़ो, फिर हम चलते हैं। हाँ, रियाज बेड पर लेटा था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। वो भी स्मृति को देखता है। स्मृति हल्के कदमों से उसकी तरफ बढ़ती है। उसे जगह देख स्मृति को चैन की सांस आई। कैसे हो अब? ठीक हूँ, रियाज ने जवाब दिया और उठने की कोशिश करने लगा। नहीं, लेटे रहो। क्यों? मैं कब से लेटा ही तो हूँ। और फिर उठने लगा। उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी। स्मृति उसे सहारा देती है। रियाज उसे देखता है, फिर बैठ जाता है। उसके मुंह से हल्की आवाज आई। क्या हुआ? पेन हो रहा है? स्मृति जल्दी से बोली। हाँ, थोड़ा सा, लेकिन ठीक हूँ। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, बोलकर स्मृति पलटती है, लेकिन रियाज उसका हाथ पकड़ खींच लेता है। मैंने कहा ना ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। स्मृति कभी उसे तो कभी अपने हाथ को देख रही थी, जिसे रियाज ने पकड़ रखा था। जब वो उसकी नजरों का पीछा करता है तो उसका हाथ छोड़ देता है। पक्का तुम्हें पेन नहीं हो रहा है ना? नहीं। भाई और भाभी कहाँ हैं? वो आ तो रहे थे, पता नहीं कहाँ रह गए, स्मृति दरवाजे की ओर देखते हुए बोली। फिर उन दोनों के बीच खामोशी छा गई। पता नहीं क्यों दोनों को यह वक्त भारी सा लग रहा था। स्मृति उससे बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द ही नहीं फूट रहे थे। वो उसे करीब से छूना चाहती थी। तुम, वो, स्मृति की आंखें अचानक भर आईं। वो रियांश से लिपट जाती है। एक सेकंड को तो रियांश विचलित होता है, फिर वो भी उसे दोनों हाथों से मजबूती से गले लगा लेता है। इस समय उसे हर दर्द से आराम मिल रहा था, जितना कि कोई भी उसे दवा अंदर से हील कर पाती। इस लम्हे से बाहर कोई नहीं आना चाहता था। रियाज स्मृति के बालों में हाथ फिरा रहा था। कितना अच्छा महसूस हो रहा था उन्हें। दोनों एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे, इस बात से अनजान कि उनकी आने वाली जिंदगी आगे क्या मोड़ लेने वाली है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।